नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 10th क्लास साइंस का दोस्तों अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न इससे लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी एनालिसिस करने के बाद यह 10 प्रश्न आपके लिए हम सिलेक्ट करके लाएँ। ठीक है, और दोस्तों 10 प्रश्न में से आपके बोर्ड परीक्षा में फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 6 से 7 प्रश्न 100% लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यानी हूबहू जाकर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में छपेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो भी प्रश्न इसमें करवाया गया आप लोग सभी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग सही सही आंसर लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं, साइंस का दोस्तों, मैथ का दोस्तों, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग मेरा और भी दूसरे यानी सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पूछ रहा कि पानी में जो डूबी हुई पेंसिल होती है दोस्तों वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको आंसर देना है दोस्तों। यह आंसर जो है दोस्तों अपना लैंग्वेज में हम लिख कर लाए हैं दोस्तों, और आपके लिए बेस्ट आंसर लिख के लाए हैं। ठीक है, आप एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स दिया जाएगा। देखिए आंसर आपको लिखना है दोस्तों कि जब पानी में पेंसिल को डुबाया जाता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है पेंसिल जो होती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब जो है प्रकाश जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी दोस्तों जब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम यानी हवा से जो है दोस्तों पानी में जा रहा है तो हवा जो है विरल हो गया, और यह सघन पानी जो सघन माध्यम हो गया उसमें जाने से जो होता है क्या होता है कि अभिलंब की ओर जो प्रकाश होती है वह मुड़ जाती है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना ही लिखना था। आपको जो है इतना जो शानदार आंसर लिखा है दोस्तों आप भी इसी तरह से पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। दोस्तों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहते हैं। यानी दोस्तों विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य जो किया जाता है दोस्तों उसी को जो है विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को भी से दर्शाया जाता है, यानी दोस्तों विद्युत विभव को जो है भी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक फार्मूला होता है दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, यानी V = जो होता है दोस्तों वह क्या होता है W/Q होता है। ठीक है, W/Q यानी W/Q। ठीक है, आप इस फार्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस फार्मूला के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा था कि इसका SI मात्रक भी बताना आपको। तो दोस्तों SI मात्रक जो होता है दोस्तों विद्युत विभव का वह क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यानी दोस्तों विद्युत विभव जो है इसका आपको डिफिनेशन लिखना था और SI मात्रक लिखना था दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही लिखना था दोस्तों आपको। देखिए यह मेरा डिफिनेशन हो गया और यह जो है दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको बता दिए और यह इसका मात्रक हो गया। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर पूरा बैठा देगा। ठीक है, आपको इसी तरह से आंसर देना है दोस्तों, ताकि जो है आपका आंसर जो है साफ रहे और जो है सटीक रहे। और दोस्तों अगला प्रश्न मेरा अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए पूछे जा रहा है कि संक्षारण रोकने के उपायों को लिखें। दोस्तों संक्षारण रोकने के जो उपाय है दोस्तों उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ आंसर इसको लिखना है दोस्तों कि संक्षारण रोकने के का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। यानी दोस्तों संक्षारण रोकने का जो प्रमुख उपाय है दोस्तों वह निम्नलिखित है। पहला उपाय देखिए क्या है दोस्तों कि धातु के सतह पर पेंट लगाकर, यानी जो भी मेरा कोई भी धातु है दोस्तों ठीक है उसका सतह पर जो है पेंट लगाकर इसको यानी संक्षारण को रोक सकते हैं। और दूसरा क्या है कि धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ाकर, यानी दोस्तों धातुओं के सतह पर ग्रीस या वार्निश का जो परत है उसको चढ़ाकर हम यानी कि संक्षारण को रोक सकते हैं। और तीसरा में क्या है दोस्तों कि धातु की सतह पर अल्युमिनियम या जस्ता की
परत को चढ़ाकर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये काफ़ी अच्छा यानी पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी धातुओं की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता का जो परत चढ़ाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि धातुओं कहा जा रहा है कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देनी चाहिए। यानी दोस्तों यह जो 4 यानी उपाय है दोस्तों संक्षारण को रोकने के लिए। ठीक है, पहला हो गया पेंट लगाकर, दूसरा हो गया दोस्तों कि ग्रीस और वार्निश की परत चढ़ाकर, और तीसरा हो गया कि इसका धातु का जो सतह है उस पर जो है धातु यानी कि एल्युमिनियम और जस्ता को की परत को चढ़ाकर। ठीक है, और इसको जो है आपको मिश्र धातु में अगर यानी कि परिवर्तित कर देने से भी संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, यानी संक्षारण जो है होता है दोस्तों रुक जाता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों संक्षारण मैंने रोकने का उपाय। ठीक है, तो आप लोग सभी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, आपको यह जो आंसर लिखा है दोस्तों काफ़ी सटीक आंसर लिख कर लाए हैं दोस्तों, काफ़ी मेहनत से, इसलिए दोस्तों आप लोग जल्दी से आप लोग इसे याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप रेड बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे भी हम और अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यह 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको उत्तर लिखना है यानी आंसर देना है दोस्तों कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग होता है। यानी दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों अगर इंसुलिन नामक जो है हार्मोन जो है दोस्तों अगर स्राव उसका उचित मात्रा में नहीं होता है तो वह जो होता है दोस्तों मधुमेह नामक रोग का यानी कि कारण होता है। ठीक है, यानी इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और क्या लिखा हुआ कि ऐसे रोगियों के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ऐसे रोगियों के जो रक्त में है दोस्तों वह ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोगी अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो सकता। यानी मधुमेह जो रोग है दोस्तों यह जो है अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो सकती है, यानी इसका पूरा इलाज पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रित में रखा जाता है। यानी दोस्तों इसको जो है बहुत सारा डायबिटीज का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसे बहुत सी यानी खाने पीने का परहेज करना पड़ता है, तब जाकर इस रोग को यानी कि उचित प्रबंधन के द्वारा इसको इस यानी कि यह मधुमेह जो डायबिटीज रोग है दोस्तों उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। ठीक है, और मधुमेह रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है। यानी दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं दोस्तों उसको इंसुलिन का जो है इंजेक्शन दिया जाता है यानी कि उसको उपचार के लिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना सटीक आंसर आपको याद कर लेना है दोस्तों और इसी तरह से लिखना है दोस्तों ताकि जो है आपका जो एग्जामिनर है दोस्तों कॉपी चेक करने वाला है दोस्तों आप साफ साफ लिखिएगा ताकि जो है आपको जो फुल में से फुल मार्क्स यानी 2 में से 2 मार्क्स आपको बैठा सके। ठीक है, तो देखिए आपको इसी तरह से लिखना यानी इसमें पूछे रहते मधुमेह से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों आपको इस तरह से आंसर दे देना था। और इसका उपचार जो है दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार इसका किया जाता है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके उपगुण और उपयोग को लिखें। दोस्तों यह 2015 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और दोस्तों इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखना है। देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि यदि शुष्क बुझे हुए चूने CaOH के होल 2 यह जो है दोस्तों इसका बिना बुझे हुए चूने यानी कि बुझे हुए चूने का यह जो है दोस्तों सूत्र है, आपको इसे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी दोस्तों बुझे हुए जो चूना होता है दोस्तों उस पर 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके ऊपर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का यह जो होता है दोस्तों आपको सूत्र होता है, इसे भी याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि विरंजक चूर्ण क्या है, तो यह जो हो गया दोस्तों विरंजक चूर्ण होता है, किस तरह से बनता है यह बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो पूछा जा रहा था कि गुण क्या है और उपयोग क्या है, तो देखिए आगे हम देखते हैं इसका गुण और उपयोग। देखिए दोस्तों विरंजक चूर्ण के गुण, तो देखिए क्या क्या गुण है, तो दोस्तों आपको 4 गुण आपको इसमें लिखा गया है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद रखना है। ठीक है,
पहला में दिया जा रहा है कि विरंजक चूर्ण सफ़ेद रंग का चूर्ण है जिससे कि क्लोरीन की तीखी गंध होता है। यानी दोस्तों ये विरंजक चूर्ण जो है यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, इसमें जो है क्लोरीन का गंध होता है। ठीक है। दूसरा जो है यह जल में घुलनशील है लेकिन पूरी तरह से जल में नहीं घुलता। यह जो है दोस्तों जल में घुलनशील है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है। और अगला जो है दोस्तों वह HCl के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। यानी दोस्तों विरंजक चूर्ण जो है HCl के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन को खो देता है। ठीक है। यह जो है दोस्तों इसका गुण हो गया, आपको गुण को याद रखना है। और अगला अब देखना है दोस्तों इसका उपयोग क्या क्या है विरंजक चूर्ण का। तो दोस्तों उपयोग जो है दोस्तों यह कागज एवं कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। यानी कि ये कपड़ा और कागज का जो उद्योग होता है दोस्तों उसमें विरंजक के रूप में यह उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, और क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि के बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो यह जो हो गया दोस्तों उसका उपयोग, 3 उपयोग है, आपको सभी को याद रखना है। इतना अगर लिख देते हैं दोस्तों यह जो है आपके लिए यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी हो गया दोस्तों। आपको काफ़ी शानदार तरह से देखिए पहले इसका यानी कि यह विरंजक चूर्ण क्या होता है आपको यह लिख के दिए आपको। ठीक है। और इसका जो गुण होता है दोस्तों देखिए यह जो है आपको गुण बताया गया है एकदम काफ़ी शानदार तरह से। आपको इसी तरह से लिखना है पॉइंट वाइज करके, और इसका उपयोग जो है दोस्तों देखिए आपको उपयोग लिखा हुआ है। ठीक है। इतना आंसर अगर आप लिख देते हैं दोस्तों सही से आपको जो फुल में से फुल मार्क्स आपको 100% मिलेगा दोस्तों, आपको हम दावा के साथ कह सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको हम 10 काफ़ी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% इससे लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी एनालिसिस करने के बाद यह प्रश्न हम आपके सिलेक्ट किए हैं और जाके आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू छपेगा यह सब प्रश्न। ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको अभी के अभी ये सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, ताकि अगर आपको यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए तो आप उसे 100% सही उत्तर लिख कर आए, जिस तरह से हम लिख कर दिए हैं आपको। ठीक है। आपको इसी तरह से अपने लैंग्वेज में लिखना है दोस्तों, ताकि जो है आपका जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर है, एग्जामिनर है दोस्तों, ठीक है, यानी कॉपी चेक करने वाला टीचर उसे आपको फुल में से फुल मार्क्स बैठाने पर आप मजबूर कर दीजिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत करके सभी को याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको टारगेट जो है दोस्तों लाना है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अभी जो समय है इसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, अच्छी तरह से उपयोग करके सभी प्रश्नों को जो करवाया जा रहा है हमारे इस चैनल पे आपको याद कर लीजिए, ताकि जो है आप बोर्ड परीक्षा में जो आपका टारगेट है दोस्तों उसे 100% पूरा कर सकें। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों साइंस सब्जेक्टिव का और भी हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड है दोस्तों, आप लोग जाकर देखिएगा जरूर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है कि वृक्क के 4 कार्यों को लिखे। दोस्तों वृक्क के जो 4 कार्य को आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि वृक्क के 4 कार्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या इसका कार्य होता है दोस्तों। वृक्क यानी किडनी का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वह क्या क्या है। देखिए आपको पहला में लिखा हुआ है कि वृक्क नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करता है। यानी दोस्तों हमारे शरीर में जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है दोस्तों उसको जो है शरीर से बाहर निष्कासन करता है। अगला दूसरा में क्या कह रहा है कि शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। यानी दोस्तों शरीर में जो है जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। और तीसरा जो है दोस्तों शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। यानी शरीर जो है दोस्तों अम्ल और क्षार की जो मात्रा होता है उसको संतुलित रखता है। और चौथा जो है दोस्तों लवण संतुलन में सहायक होता है। ठीक है। यानी दोस्तों यह जो हो गया वृक्क के 4 प्रमुख कार्य हो गया, आपको सभी को याद रखना है, सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आपको जिस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों आप उसी तरह से अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ताकि जो है दोस्तों आपको फुल में से फुल मार्क्स आपका कॉपी चेक करने वाले टीचर दे सके। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर और मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। यह प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहे कि प्रकाश के
अपवर्तन के नियम को लिखें। यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। यह देखिए 2019 में और भी कई साल में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना होगा क्योंकि इस साल भी यह 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या बता रहा है दोस्तों कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी दोस्तों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है दोस्तों, यह तीनों जो है एक ही तल में होता है, यानी एक ही समतल में होता है, ठीक है। यह मेरा पहला रूल हो गया। और दूसरा जो क्या कहता है दोस्तों कि किसी माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, वर्ण कहने का मतलब दोस्तों रंग, ठीक है। यानी किसी विशेष रंग के लिए जो आपतन कोण का जया होगा यानी साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी दोस्तों दूसरा नियम में कहा जा रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश के जो विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात जो होता है दोस्तों साइन आई बटा के साइन आर, ठीक है। आपको इसे लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपको जो है दोस्तों नंबर ज़्यादा यानी कि जो फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि यह फार्मूला है दोस्तों, आपको इसे नोट करना एग्जाम यानी कॉपी में अपना ज़रूरी है, ठीक है। तो यह जो हो गया दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम हो गया। आपको इसी तरह से लिखना है दोस्तों, दोनों में पॉइंट करके आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको प्रकाश का प्रवर्तन का नियम होता है, ठीक है, आपको उसे भी याद कर लीजिएगा, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी दोस्तों यह जो है इसी तरह से प्रश्न 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सेम टू सेम प्रश्न नहीं दोस्तों, लेकिन इसी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी HCl अम्ल जो होता है उत्पन्न होता है कहाँ से, जठर ग्रंथियों से, ठीक है। यह अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है और यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी दोस्तों यह जो होता है जठर ग्रंथियों से स्रावित जो होता है दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जो है अम्लीय माध्यम तैयार करता है और यह भोजन को सड़ने से बचाता है और यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी दोस्तों अगर हम लोग कुछ भी भोजन करते हैं उसमें अगर कोई जीवाणु चला जाता है दोस्तों तो उसे जो है नष्ट करता है, ठीक है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित सीए को कोमल बनाता है, ठीक है, और यह पाइलोरिक छिद्र को खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, और यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। यानी जो भी निष्क्रिय एंजाइम होता है दोस्तों उसको क्या करता है, सक्रिय अवस्था में लाता है, ठीक है। तो यही आपको इसका आंसर लिखना था दोस्तों। यानी जो मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है उसका कार्य कैसे करता है, तो दोस्तों आपको इसी तरह से आंसर आप लिखिएगा दोस्तों। आपको जो है यह सटीक आंसर इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको जो है दोस्तों फुल में से फुल मार्क्स आपको जरूर से जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न से पहले दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है सब्जेक्टिव प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि जो इस वीडियो में हम करवाए हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को देखकर उन्हें भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दोस्तों शेयर जरूर करिएगा दोस्तों की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ कम से कम आप 2 से 3 फ्रेंड के पास अपने इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखिए 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। यह 2021 बोर्ड परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसको भी सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। तो देखिए आंसर लिखना है कि जब सूर्य
कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी दोस्तों जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों किसी भी प्रिज्म से होकर अगर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी दोस्तों जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश, इसी घटना को जो है क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी दोस्तों जो रंग विभक्त हो रहा है उसको किसी पर्दा पर अगर उतारा जाए तो उसे ही जो है क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको इतना ही लिखना था, ठीक है। आपको 2 मार्क्स फुल में से फुल जरूर से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखिएगा, यह जो है आपको खुद लिखा हुआ अपना लैंग्वेज में लिख कर लाएँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। आप भी एग्जाम में दोस्तों अपना लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उसी तरह का और भी वीडियो आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न मैंने पूछा जाए कि प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यह 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इस साल के लिए भी यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। 100% आने का चांसेज है इस प्रश्न का दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर लिखना है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें उपस्थित धूल कण अन्य पदार्थों से टकराकर सभी प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाता है। यानी दोस्तों यानी हमारे जो वायुमंडल में धूल कण ये सब यानी कि घूमते रहते हैं, इससे जो है तथा अन्य पदार्थों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी दोस्तों जब जो है किसी भी माध्यम से प्रकाश जो है गुजरता है, ठीक है, तो उसमें जो धूल कण होता है, धूल कण जो भी है अन्य पदार्थ से टकराने के बाद जो है प्रकाश का जो है सभी दिशाओं में फैल जाता है। और यह जो फैलने का जो प्रकाश का फैलने का जो घटना है दोस्तों, इसी को जो है प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी दोस्तों इसका सिंपल आप एग्जाम्पल समझिए, जब कोई अंधेरा रूम है, ठीक है, उसमें दोस्तों अगर थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश का रोशनी आता है ना तो देखते होंगे उसमें बहुत सारा धूल कण रहता है, ठीक है। तो उसका ना यानी कि जो वहाँ पे जो प्रकाश है दोस्तों वह एक यानी कि अपना पथ दिखाता है, यानी वह प्रकाश के आने का पथ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वही जो होता है धूल कण, यानी उसमें बहुत सारा धूल कण क्या होता है, घूमते रहता है। तो यही होता है दोस्तों, ठीक है। उसी से जो है यानी कि रूम में भी थोड़ा बहुत प्रकाश फैल जाता है उसी कारण। तो वही होता है कि प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। आपको यही यानी जो सभी दिशाओं में प्रकाश फैलता है उसी घटना को जो है प्रकाश परिकिरण कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश का परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यही दोस्तों आपको यानी बोर्ड परीक्षा में या और भी प्रश्न इस तरह पूछा है कि आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका कारण जो है दोस्तों प्रकाश के परिकिरण ही होता है, ठीक है। यही कारण जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण ही जो है दोस्तों आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का जो परिकिरण होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी नीला रंग का जो परिकिरण होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है दोस्तों। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होने के कारण जो खतरे का निशान होता है दोस्तों वह किस यानी रंग का रहता है, तो वह लाल रंग का होता है, ठीक है। यानी दूर से हमें साफ साफ दिख जाए इसीलिए लाल रंग का खतरे का निशान होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश जो होता है दोस्तों वह सभी दिशाओं में जो फैल जाता है, इसी जो फैलने का जो घटना होता है दोस्तों इसी को जो है प्रकाश के परिकिरण कहते हैं। और दोस्तों आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है दोस्तों वह क्यों, प्रकाश के परिकिरण के ही कारण होता है, ठीक है। और नीला रंग का जो परिकिरण होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 10 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों हम आपके इस वीडियो में करवाए हैं। और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यानी 100% आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न इसमें करवाया गया है आप लोग उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न लिखने में हमें काफ़ी मेहनत लगा है, ठीक है। और दोस्तों जो भी हम प्रश्न करवाए हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और हूबहू लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए ताकि जो है आप उसे सही आंसर लिखकर अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा दोस्तों तो जितना खुशी आपका होगा उससे ज़्यादा खुशी हमें भी होगा दोस्तों, ठीक है। ताकि
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल जो है आपको टेलीग्राम पर जाकर GTM क्लासेस सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है? GTM क्लासेस। वहाँ पे दोस्तों आपको जो है GTM क्लासेस पर मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे आपको उसमें जुड़ जाना है। वहाँ पे हम आपको दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है दोस्तों, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम में GTM क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है वहाँ पे जुड़ जाइए, इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।